नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, हाल ही में हमें देखने को मिला कि कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायरिंग जज ने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा कि वे हमेशा से आरएसएस के मेंबर थे, हैं और रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरएसएस चाहे तो वे आज भी वापस आरएसएस की सर्विस में जा सकते हैं। ये बात उन्होंने अपनी रिटायरमेंट स्पीच में कही। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत में एक जज की पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो सकती हैं? आप ये यहाँ पर कह सकते हैं कि ये रिटायरिंग जज हैं, तो ये रिटायरमेंट के बाद अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस रख सकते हैं। लेकिन सवाल उससे ज़्यादा डीपर है कि क्या एक सर्विंग जज की पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो सकती हैं? जब इंडिया में किसी जज को अपॉइंट किया जाता है, तो क्या उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को ध्यान में रखा जाता है? उनके किस तरह के कंडक्ट की अपेक्षा उनसे की जाती है? किस तरह के कंडक्ट की एक्सपेक्टेशंस उनसे की जाती हैं? केवल इंडिया ही क्यों, आज हम यूके, यूएस एंड साथ ही में सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी देखने वाले हैं। यहाँ पर जजेस से क्या उम्मीद की जाती है, उनकी अपॉइंटमेंट के टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा, यूपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। देखो दोस्तों, इस सेशन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस का बनने का सपना देखते हैं, तो अब आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के छोटे-छोटे कमरों में रहकर अपना समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे घर के कंफर्ट से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली वाली तैयारी अब आपके डिवाइस तक पहुँचाई जा रही है। ऐसा करने के लिए आपको www.tyaari360.com पे जाना है एंड हमारे यूपीएससी लाइव फाउंडेशन बैच फॉर 2025 को ज्वाइन करना है। इस बैच की कीमत वैसे तो 80,000 रुपीज़ है, लेकिन इनॉग्रल बैच होने के कारण अभी ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जा रहा है, ओनली एट 2499। यूज कोड CHAND। इस बैच के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस बैच की जो एडमिशन है वो क्लोज हो जाएंगे, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, बात करते हैं जस्टिस चित्तरंजन दास की। देखिए, जैसे मैं आपको बताया कि 20 मई को इनकी फेयरवेल स्पीच में इन्होंने कहा दैट टुडे आई मस्ट अनफोल्ड माई ट्रू सेल्फ टू डिस्टेस्ट ऑफ सम पर्सन्स। आई मस्ट एडमिट हियर दैट आई वॉज एंड आई एम अ मेंबर ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। नाउ वी ऑल नो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जब बात की जाती है, ये वैसे एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, बट दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू बीजेपी, या यूं कहें कि बीजेपी के साथ इनके कड़े रिश्ते हैं। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, इनके साथ इनके कड़े मजबूत रिश्ते हैं। सो अगेन, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में भी आ जाती है। नाउ, जजेस एंड पॉलिटिकल एफिलिएशंस की अगर हम भारत में बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि 1970s के दशक तक भारत में जो जजेस को अपॉइंट किया जा रहा था, अपॉइंटमेंट में जजेस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है उसको कोई विशेष तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन 1970s का ये जो दौर आया, यहाँ पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कई सारे केसेस में मार खानी पड़ी। चाहे वो गोलकनाथ का केस हो, बैंक नेशनलाइजेशन केस हो, या फिर प्रीवी पर्स केसेस हो, इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को सेटबैक्स मिले। इसके बाद से हमें सरकार का रुख बदलते हुए दिखाई देता है। इवन इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में मंत्री रहे एस मोहन कुमार मंगलम ने ये तक कह दिया था, ओपनली ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम जजेस की भर्ती करते हैं या जजेस को अपॉइंट करते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी को हमें कंसीडर करना चाहिए। इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। जस्टिस एम एन चंदोरकर जो थे, ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट। नाउ, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ ने बार बार रिकमेंडेशंस दी। दो बार ऐसा मौका आया, जस्टिस वाई वी, जो उस समय के चीफ जस्टिस भी थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उन्होंने इन जज साहब के लिए रिकमेंडेशंस दी कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ये जानती थी कि ये जो जज साहब हैं, जस्टिस M N चंदोरकर, इनकी आरएसएस के साथ पुरानी आप कह सकते हैं कि एक तरह की यहाँ पे एलिजेंस रही है। एंड ही ऑल्सो अटेंडेड MS गवलकर्स फ्यूनरल एज वेल। जो MS गवलकर थे वो आरएसएस के लीडर थे, उनकी फ्यूनरल भी इन्होंने अटेंड की थी। इसलिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने यह कहा कि हमारी पार्टी को ऐसा लगता है कि M N चंदोरकर जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाए जाने चाहिए। ही विल नॉट हेल्प आवर गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमें पहला केस देखने को मिलता है जहाँ पर एक जज को उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में
आने से रोक दिया जाता है। कोलिजियम सिस्टम उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1990 से जो अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट है वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पर जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं कोलिजियम सिस्टम में। और इसमें एक एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यूट्रलिटी हमेशा रहती है कि जो भी जज होंगे दे विल ऑलवेज बी न्यूट्रल इन देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि रिसेंटली हमें एक इस तरह की कंट्रोवर्सीज देखने को मिली जहां पर मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस विक्टोरिया गावरी की अपॉइंटमेंट की जाती है। जस्टिस विक्टोरिया गावरी जो थी, शी वाज बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी फॉर विमेन सेल। एंड उनको जब जस्टिस विक्टोरिया गावरी के रूप में मद्रास हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाता है तो उनकी अपॉइंटमेंट को यहाँ पे चैलेंज किया गया। इनफैक्ट उनकी जो प्री अपॉइंटमेंट कुछ स्पीचेस थी उन स्पीचेस को भी हाईलाइट किया गया, ये कहते हुए कि शी इज नॉट इन फेवर ऑफ माइनॉरिटी रिलीजन्स। अब ये चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी पहुंची एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड बी आर गवई ने इस पूरी पिटीशन को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि नाउ वी शुड नॉट गेट इनटू द क्वेश्चन ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ द जज। अब हम बात करते हैं यूके की। देखिए यूके की अगर मैं बात करूं तो यूके में जो सिस्टम चलता है वो मेरिट बेस्ड सिस्टम चलता है। वहीं पे यूएस की भी हम अभी बात करेंगे। यूएस में आप देखेंगे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जजेस की अपॉइंटमेंट। सबसे पहले यूके की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूके में एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने से पहले उनकी मेरिट एंड एक्सपीरियंस को परखा जाता है एंड ये देखा जाता है कि कहीं उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस तो नहीं है। इसमें सीनियर जुडिशरी का काफी बड़ा रोल आ जाता है। सीनियर जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सिलेक्शन ऑफ जजेस। नाउ इसमें जुडिशियल कंडक्ट की अगर मैं बात करूं, किस तरह के जुडिशियल कंडक्ट की उम्मीद जजेस से की जाती है, तो उससे जुड़ी हुई देयर इज दिस गाइड टू जुडिशियल कंडक्ट। ये जो गाइड टू जुडिशियल कंडक्ट है इट एडवाइजेस जजेस टू अवॉइड पब्लिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और एक्टिविटीज दैट माइट कॉम्प्रोमाइज देयर इम्पार्शियलिटी। सो ये जो गाइड है इसमें जजेस को ये कहा गया है, ये रिकमेंड किया गया है कि भाई आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पब्लिकली नहीं देनी है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है जो कि आपकी इम्पार्शियलिटी पे सवाल उठाए। साथ ही में दे शुड नॉट अटेंड एनी पॉलिटिकल गैदरिंग, फंड रेजिंग इवेंट और मेक एनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि द हाउस ऑफ कॉमन्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1975 के तहत जो जजेस हैं दे आर प्रोहिबिटेड फॉर रनिंग फॉर पार्लियामेंट आल्सो, राइट। सो ये पार्लियामेंट के इलेक्शंस में अलाउड भी नहीं है कि जजेस उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और ये प्रोविजन इस एक्ट में दिया गया है। अब यूएस के सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ही चलती हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स चलती हैं या पॉलिटिशियंस के हाथों में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स दी गई हैं, उसका क्या मतलब है चलिए समझते हैं। देखिए जो यूएस में जो जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इसको कंफर्म किया जाता है सीनेट, दैट इज द अपर हाउस ऑफ द कांग्रेस। अब सीनेट में भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पे भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे कंफर्मेशन दी जाती है। सो मोस्ट ऑफन यहाँ पे जो कंफर्मेशन दी जाती है ये पार्टीजन मैनर में ही कंफर्मेशन दी जाती है, यानी कि जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर्स होंगे उस पार्टी के जो जजेस अगर आ रहे हैं तो उनको कंफर्म कर दिया जाएगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको कंफर्मेशन नहीं दी जाएगी। अब यूएस में ये भी सिस्टम हमें देखने को मिलता है दैट देयर इज नो रिटायरमेंट एज फॉर जजेस। एंड अगर आप एक बार सुप्रीम कोर्ट जज बन जाते हैं तो थ्रू आउट योर लाइफ आप जज रहते हैं। तो ये भी सिस्टम हमें वहां पे देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित जजेस वहां पे थ्रू आउट द लाइफ सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं। एंड इट इज ऑफन नोन कि कौन सा जज कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। अब टोटल जजेस वहां पे 9 हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड 9 में से किस पार्टी या किस आइडियोलॉजी के जजेस मेजोरिटी में हैं, ये फैक्टर कई सारे केसेस का आउटकम डिसाइड कर सकता है। अब दो ही आइडियोलॉजीज वहां पे प्रोमिनेंट हैं, कंजर्वेटिव एंड लिबरल मेजोरिटी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई इन दोनों आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो जजेस आ रहे हैं वो केसेस को भी डिसाइड करने में रोल प्ले करते हैं। अब ऐसा हमें देखने को मिला, लास्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे बाइडेन से पहले जो थे, उन्होंने अपनी टर्म के दौरान तीन कंजर्वेटिव जजेस को सुप्रीम कोर्ट में जगह दी। एंड उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से टोटल 9 में से
6 जजेस जो हैं वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं एंड 3 जो हैं वो लिबरल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो एक बहुत बड़ा वहाँ पे मैटर बन जाता है। जुडिशियल कंडक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए यूएस में भी देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जो कि जजेस को या जजेस के बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि कैनन 5C ऑफ अमेरिकन बार एसोसिएशन मॉडल कोड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, इसका जो कैनन 5C है वो कहता है दैट जजेस शुड नॉट एंगेज इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी एक्सेप्ट ऑन द बिहाफ ऑफ मेजर्स टू इम्प्रूव लॉ, लीगल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो बेसिकली जजेस को किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में मना किया गया है एंगेज होने से, बट देन देर आर सम एक्सेप्शंस कि अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसी है विच विल लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉ, लीगल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप एंगेज हो सकते हैं। इसका कैनन 4 जो है ऑफ 2007 मॉडल कोड, इट प्रोवाइड्स दैट द जजेस shall not engage in political activity that is inconsistent with their independence, integrity and impartiality of the judiciary। तो ये यहाँ पर कहा गया है, एक जनरल सी बात यहाँ पे कही गई है। सिंगापुर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सिंगापुर में दो चीज़ों का तवज्जो दी जाती है जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस एंड सेकंड इज कॉम्पिटेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट है, इट एम्फेसाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट जुडिशरी मस्ट इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉ विदाउट एनी फियर ऑफ और फेवर। तो यहाँ पर इस चीज़ को तवज्जो दी जाती है। साथ ही में इस कोड ऑफ कंडक्ट में ये एम्फसाइज किया गया है दैट जजेस शुड अवॉइड एसोसिएशन विद पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी। एंड ये भी एम्फसाइज किया गया है कि दे शुड नॉट हियर एनी सच केस where the impartiality might be questioned due to the family members political activities। so अगर एक जज का कोई फैमिली मेंबर है एंड वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, अब कोई भी ऐसा केस इन जजेस को नहीं सुनना चाहिए जो कि ऐसा दर्शा भी सकता है कि भाई जज ने ये केस सुना क्योंकि वो यहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर की पॉलिटिकल एक्टिविटी से प्रभावित था एंड उस फैमिली मेंबर की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए या उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये केस को उस पर्टिकुलर तरीके से डिसाइड किया गया। सो इस तरह के केसेस से आपको बाहर रहना होता है। एक बहुत ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे सिंगापुर में पब्लिक परसेप्शन पे दी जाती है एंड जजेस को ये इंश्योर करना होता है कि उनकी जो एसोसिएशन विद मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, if any, do not give rise to any doubt about their independence, do not give right। सो यहाँ पर ये चीज़ को उनको इंश्योर करना होता है कि उनकी कोई भी एसोसिएशन, पहले तो कोई एसोसिएशन होनी नहीं चाहिए लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के साथ, अगर है भी तो उससे कोई ऐसा डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए कि वो इम्पार्शियल है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमें यही सिस्टम देखने को मिलता है कि पॉलिटिक्स शुड बी कैप्टन एट आर्म्स लेंथ when it comes to judiciary। Judges are expected to sever their ties with all the political parties upon appointment। दूसरा इसमें कहा गया है कि भाई अटेंडिंग पॉलिटिकल गैदरिंग्स, फंड रेजिंग इवेंट्स और मेकिंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस इज कंप्लीटली डिस्करेज्ड। पब्लिक ओपिनियन भी आपको वहां पे ध्यान रखना होता है कि अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं विच इंडिकेट बायस, इट कैन लीड टू अ जजेस डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम केसेस। सो अगर आपने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो कि ये दर्शा दे कि भाई आपका ओपिनियन बायस हो चुका है, तो यहाँ पर आपको उस केस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप किसी भी केस के बारे में कोई भी ऐसे लूज स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ एम्फसाइज किया जाता है मेंटेनिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यूट्रलिटी इन केसेस ऑफ मेंटेनिंग जुडिशियल क्रेडिबिलिटी। तो ये जो कुछ केसेस हैं या ये जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलती हैं कहाँ पे, ये हमें सिंगापुर में देखने को। आई होप कि ये सेशन आपको समझ आया होगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।